I welcome all of you in the lecture series on psychology. Today, we will discuss about 5 robust big factors in personality. मनोविज्ञान में व्यक्तित्व के बिग 5 फैक्टर्स बताए गए हैं, जिनको कि व्यक्तित्व के अर्थ में 5 व्यापक डोमेन या आयाम भी कहा जाता है और इन 5 बड़े कारकों का उपयोग मानव व्यक्तित्व अर्थात ह्यूमन साइकोलॉजी को समझने के लिए किया जाता है। 5 बड़े कारकों को व्यक्तित्व के संदर्भ में जानने का मुख्य उद्देश्य मानव व्यक्तित्व की विशेषताओं को समझना, व्यक्तित्व की संरचना की पहचान करना सर्वप्रमुख है। हम देखते हैं कि समग्र मनोविज्ञान में मानव व्यक्तित्व की विशेषताएं और संरचना की पहचान सबसे बुनियादी लक्ष्यों में से एक रहा है। 3 या 4 दशकों के अनुसंधान के बाद कई स्वतंत्र शोधकर्ताओं के समूहों द्वारा क्रमशः ये 5 व्यापक कारक अस्तित्व में आए और परिभाषित किए गए। जिस तरह से ये पहले भी बताया गया, और इन 5 बड़े कारकों को अध्ययन करने का मुख्य उद्देश्य हमारे अंदर एक ऐसी अंतर्दृष्टि को विकसित करना है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति विभिन्न स्थितियों में क्या प्रतिक्रिया करेगा, किस तरह से उसको एक व्यवसाय का चुनाव करना है, और जो करियर प्रोफेशनल्स हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, वो इसके द्वारा उसके व्यक्तित्व के बारे में एक अच्छी राय प्रेषित कर सकते हैं। वास्तव में ये 5 बड़े कारक सभी अनुसंधान निष्कर्षों और व्यक्तित्व मनोविज्ञान के सिद्धांत के लिए एक समृद्धशाली वैचारिक ढांचा प्रस्तुत करते हैं। बिग 5 लक्षणों को 5 कारक मॉडल या FFM भी कहा जाता है। 5 फैक्टर मॉडल इसको कोस्टा एंड मैक्रे के द्वारा प्रस्तावित किया गया और बहुत सारे अनुसंधान इनके द्वारा किए गए, तब यह प्रकाश में आया और व्यक्तित्व के वैश्विक घटक के रूप में भी संदर्भित किया जाता है। ये विश्व में सर्वमान्य है। ये 5 बड़े कारक। 5 बड़े कारकों के अंतर्गत पहला कारक खुलापन यानी कि ओपननेस, सेकंड कर्तव्यनिष्ठा जिसको कि अंग्रेजी में कॉन्शियंशियसनेस भी कहते हैं, तीसरा कारक बहिर्मुखता यानी कि एक्स्ट्रावर्जन, चौथा कारक सहमतता यानी अग्रीएबलनेस, पांचवा कारक मनोविक्षुब्धता यानी कि न्यूरोटिसिज्म। इनको याद करने में हम ओशन यानी कि OCEAN वर्ड का उपयोग कर सकते हैं। O फॉर ओपननेस, C फॉर कॉन्शियंशियसनेस, E फॉर एक्स्ट्रावर्जन, A फॉर अग्रीएबलनेस तथा N फॉर न्यूरोटिसिज्म। 5 बड़े कारकों में से प्रथम कारक जिसको कि ओपननेस या खुलापन के रूप में हम जानते हैं, उसका संदर्भ अनुभव के प्रति खुलापन या ओपननेस टू एक्सपीरियंस के रूप में लिया जाता है। खुलापन कला, भावना, साहस, असामान्य विचार, कल्पना, जिज्ञासा और विविध अनुभव के प्रति एक सामान्य प्रशंसा को व्यक्त करता है। यह लक्षण कल्पनाशील लोगों को व्यवहारिक परंपरागत लोगों से अलग करता है। लोग जो अनुभव के प्रति खुले हैं, बौद्धिक रूप से उत्सुक और कला की सराहना करने वाले लोगों के रूप में देखे जा सकते हैं।
अनुभव के खुलेपन में जिनको अच्छा स्कोर हासिल होता है, वे लोग मुख्य रूप से बहुत ज़्यादा सक्रिय, बेहद रचनात्मक और अपने दिल की करने वाले देखे जा सकते हैं। ऐसे लोग नई चीज़ों और अनुभवों के लिए सदैव तैयार रहते हैं और वो बेहद उत्साह से भरे हुए होते हैं। कला, कल्पना और असामान्य विचार उनमें प्रायः देखने में आते हैं। ऐसे लोग खुले विचार वाले और आधुनिक सोच रखने वाले भी होते हैं, लेकिन जो इस डायमेंशन पे कम स्कोर पाते हैं, ऐसे लोगों को मूल रूप से छोटी सोच वाले, रूढ़िवादी के रूप में देखा जा सकता है। लकीर का फ़कीर भी कहा जा सकता है। उन्हें अपने वातावरण, विचारों और तरीकों पर ही चलने की आदत हो जाती है और वे उनसे निकलने के लिए कोई विशेष साहस भी नहीं कर पाते हैं और नई चीज़ों और अनुभवों को लेने में प्रायः सक्रिय नहीं रहते हैं और ऐसी चीज़ों से दूर हटते हैं, उनको नज़रअंदाज करते हैं, उनकी तरफ जाना ही नहीं चाहते हैं और एक पैटर्न पे, जिस पे जीवन चल रहा है, उसी पे चलना पसंद करते हैं। 5 बड़े कारकों में दूसरा कारक कर्तव्यनिष्ठा या कॉन्शियसनेस के नाम से जाना जाता है। कर्तव्यनिष्ठा स्व अनुशासन के द्वारा भी प्रदर्शित होती है। कर्तव्य परायण रहने अर्थात एक रिस्पॉन्सिबल फॉर्म में रहने और कार्य सिद्धि को लक्ष्य बनाने की एक प्रवृत्ति है। यह विशेषता एक व्यवहार को, सहज व्यवहार को योजनाबद्धता के रूप में अनुशासित करने में सहयोग देती है। यह जो कर्तव्य निष्ठा का डायमेंशन है, वह हमारे इम्पल्सेस या आवेगों को कंट्रोल और रेगुलर और कंडक्ट करने के तरीकों को भी प्रभावित करती है। कर्तव्य निष्ठा में ही एक नीड, जिसे कि कार्य सिद्धि की आवश्यकता कहते हैं, नीड फॉर अचीवमेंट भी शामिल प्रतिदर्शित होती है। कर्तव्य निष्ठा में उच्च स्कोर करने वाले व्यक्ति अधिक संगठित, अनुशासित, उद्देश्य केंद्रित और कर्तव्यपूर्ण होते हैं। वे अपनी अंतरात्मा की बात सुनते हैं और औपचारिक रूप से उसी पर कार्य करते हैं। वे अपने काम में बहुत कुशल भी होते हैं और कोई भी कार्य करने से पहले सोचते हैं, एक से ज़्यादा बार सोचते हैं। वे अपने निर्धारित समय में कार्य को पूरा करने का पूरा प्रयास करते हैं। उच्च कर्तव्य निष्ठता आमतौर पर हट और जुनून के रूप में भी लोगों के अंदर देखी जा सकती है। जो व्यक्ति कर्तव्य निष्ठता में कम स्कोर पाते हैं, ये लोग पीछे हटने वाले, मीन्स विथड्रॉ करने वाले और बहुत अधिक उद्देश्य केंद्रित नहीं होते हैं। वे चीज़ों को गंभीरता से भी नहीं लेते दिखाई देते हैं और अक्सर अपने काम में कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर कर देते हैं। वे समय पर अपना काम भी पूरा नहीं कर पाते। कम कर्तव्य निष्ठता अक्सर लचीलेपन और सहजता के साथ जुड़ी हुई देखी जा सकती है। जब हम सहज रूप से अपना व्यवहार करेंगे, उसमें किसी प्रकार का अनुशासन नहीं रहेगा, किसी प्रकार का व्यवस्थापन नहीं रहेगा, तब वो व्यवहार लक्ष्य को भेद पाने में सक्षम हो ही नहीं सकता। इस तरह से जो व्यक्ति इसमें कम स्कोर पाते हैं, वो खुद में ही फ्लेक्सिबल हो जाते हैं कि आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, और इस तरह से उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है किसी काम को करने के प्रति, वो धीरे धीरे घटती चली जाती है और उनके व्यवहार में एक तरह का ये देखा जा सकता है कि इर्रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर को प्रायः देखा जा सकता है। व्यक्तित्व का तीसरा बड़ा कारक बहिर्मुखता के रूप में जाना जा सकता है और इसकी विरोधी डायमेंशन में यदि हम देखें तो अंतर्मुखता यानी कि इंट्रोवर्ट लोग आते हैं। बहिर्मुखता ऐसी परिस्थिति है जिसमें व्यक्ति आमतौर पर बाहर की दुनिया में होने वाली घटनाओं से अधिकाधिक जुड़ता है
और अक्सर बाहर क्या हो रहा है इसमें उसकी बहुत रुचि होती है। ये बेहद सामाजिक और बातूनी होते हैं। इस प्रकार के लोग दूसरों के साथ बातचीत करना, बेहद टॉकेटिवनेस इनमें देखी जा सकती है और दूसरों के साथ बातचीत करना बहुत पसंद करते हैं और उन समूहों का हिस्सा भी बनना चाहते हैं जो संख्या में उच्च हैं। वे समूहों, पार्टीज़ में, सामाजिक समारोह में, बैठकों में आदि में इनका पूरा इच्छा होती है कि वे आकर्षण का केंद्र बने। ये स्वयं से उब सकते हैं लेकिन दूसरों के साथ इनको बहुत ही अच्छा लगता है और अकेलेपन से इनको बेहद परेशानी होती है। दूसरी तरफ अंतर्मुखता की स्थिति में हम देखते हैं कि ये व्यक्ति जो होते हैं वो बाहर की दुनिया में बेहद कम इनका इंटरेस्ट होता है। पार्टीज, क्लब इत्यादि में ये जाना पसंद ही नहीं करते हैं और अकेले रहने में ही आनंद का अनुभव करते हैं। वे कभी कभी इतने उलझन से भरे हो जाते हैं और इतने शर्मीले प्रतीत होते हैं कि किसी भी बातचीत को जल्दी शुरू ही नहीं कर पाते। बड़ी मुश्किल से इनको बातचीत करने में बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अंतर्मुखी लोगों में सामाजिक उल्लास और बहिर्मुखी व्यक्तियों जैसी जो गतिविधि का स्तर होता है उसमें कमी दिखाई पड़ती है। ये लोग बेहद शांत, संयत, सतर्क होते हैं, सामाजिक दुनिया में जल्दी शामिल नहीं होते हैं और उनके द्वारा सामाजिक भागीदारी की कमी उनमें शर्म या कभी कभी डिप्रेशन के फॉर्म में भी देखी जा सकती है। अंतर्मुखी लोगों को बहिर्मुखी लोगों की तुलना में कम उत्तेजना और अधिक अकेलेपन की आवश्यकता होती है। ये बहुत सक्रिय और ऊर्जावान भी हो सकते हैं लेकिन सामाजिक स्तर से नहीं। ये अकेले रहने में वैचारिक विचारशील होते हैं और नई चीज़ों को अन्वेषित भी कर सकते हैं लेकिन सामाजिक रूप से इनका दायरा बेहद सीमित होता है। व्यक्तित्व के 5 बड़े कारकों में चौथा कारक सहमतता यानी अग्रीएबलनेस। इसके संदर्भ में हम देख सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति दूसरों के प्रति शंकालु और विरोधी होने के रवैये से इनकार करते हैं। वे संवेदनशील होते हैं दूसरों के प्रति और सहयोगशील भी होते हैं। यह विशेषता उनकी सामाजिक रूप से एक सामान्य चिंता में अभिव्यक्त होती है। सहमत होने वाले व्यक्ति अन्य लोगों के साथ चलने को महत्व देते हैं। वे आमतौर पर दूसरों का लिहाज करते देखे गए हैं, मैत्रीपूर्ण होते हैं, उदार होते हैं, मददगार होते हैं, दूसरों के लिए अपने हितों से समझौता करने को भी तैयार हो जाते हैं। सहमत लोगों का मानव स्वभाव के प्रति एक आशावादी दृष्टिकोण होता है, मीन्स ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच रखते हैं और ऐसे लोग ये मानते हैं कि लोग मूल रूप से ईमानदार होते हैं, सभ्य होते हैं और विश्वसनीय भी होते हैं। जो व्यक्ति सहमतता पर उच्च स्कोर प्राप्त करते हैं उनमें दयालुता और उत्सुकता होती है और किसी भी समय ये दूसरों की सहायता करने के लिए तैयार रहते हैं। जितना अधिक व्यक्ति सहमत होता है वह उतना ही वफादार, सहायक और भरोसेमंद भी होता है। ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा हेल्पिंग होते हैं, करुणामय होते हैं, दयालु होते हैं और फ्रेंडली भी होते हैं। वे लगभग सभी परिस्थितियों में एडजस्टेंट होते हैं, मतलब एडजस्ट कर लेते हैं और चेहरे पर इनकी प्रायः मुस्कुराहट देखी जा सकती है और इसके साथ ही ये बड़े से बड़े बदलाव का भी सामना बहुत ही बहादुरी के साथ करते हैं। किंतु जो लोग सहमतता यानी अग्रीएबलनेस फैक्टर पे कम अंक प्राप्त करते हैं, वे जनरली ये देखा गया है कि वो फ्रेंडली नहीं होते। वे अलग अलग स्थिति में समायोजन करने में भी असफल होते हैं। वे उत्साही नहीं होते और दूसरों की समस्याओं में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाते, मतलब बहुत ही कम उनको दिलचस्पी होती है दूसरों की परेशानियों को जानने में या उसको हल करने में, और कठिन परिस्थितियों में ये दूसरों की सहायता करने से दूर हो जाते हैं, उनकी सहायता करने के लिए उनके पास भी नहीं आते। असहमत लोग अपने स्वार्थ को दूसरों के साथ चलने से ज़्यादा मान देते हैं। आमतौर पर ये दूसरों की भलाई के बारे में उदासीन हो जाते हैं और अन्य लोगों के लिए उनके सामने आने की
कम संभावना होती है। कभी कभी दूसरों के प्रयोजन के बारे में उनका जो संदेह होता है वो उनको शंकालु और बड़ा ड्राई और असहयोगी बनाकर सामने लाता है। मतलब अग्रीएबलनेस एक ऐसी डायमेंशन है जो व्यक्ति की व्यक्तित्व की एक ऐसी विमा के बारे में बताता है जिससे आशावादिता भी प्रदर्शित होती है। व्यक्ति कितना विश्वसनीय है, कितना सच बोलता है, कितना दयालु है, वो दूसरों के साथ सामाजिक रूप से कितना सक्रिय है। एक अच्छे और धनात्मक, एक ऑप्टिमिस्टिक व्यक्तित्व की रूपरेखा को व्यक्तित्व का ये चौथा बड़ा कारक बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन करता है। व्यक्तित्व के 5 बड़े कारकों में अंतिम कारक मनोविक्षुब्धता यानी कि न्यूरोटिसिज्म है, जिसको हम क्रोध, चिंता या अवसाद जैसी नकारात्मक भावनाओं को अनुभव करने की प्रवृत्ति के रूप में देख सकते हैं। ऐसा व्यक्ति क्रोध, चिंता या अवसाद को ज़्यादा अनुभव कर सकता है। उसे कभी कभी इमोशनली इनस्टेबल भी कहा जाता है। जो लोग इस कारक के संदर्भ में अधिक अंक प्राप्त करते हैं वे भावनात्मक रूप से प्रतिक्रियाशील और तनाव के प्रति बेहद कमज़ोर होते हैं। उनके द्वारा बहुत ही आम परिस्थितियों को भी ऐसा देखा जाता है जैसे कि वो बहुत ही संकटों से भरी हुई स्थिति है और बहुत ज़्यादा मुश्किल परिस्थिति उनके सामने आ गई है। उनकी नकारात्मक भावनात्मक जो रिएक्शंस होते हैं, प्रतिक्रियाएं होती हैं, वो असामान्य रूप से काफ़ी लंबे समय तक बनी रहती हैं, जिसका अर्थ ये है कि वे अक्सर खराब मूड में रहते हैं। मनोविक्षुब्धता में अधिक अंक जिनको प्राप्त होते हैं, ऐसे व्यक्तियों में भावनात्मक नियंत्रण की ये समस्याएं उन स्पष्ट रूप से उनके सोचने, समझने, निर्णय लेने, तनाव के साथ जूझने की कुशलता को प्रायः कम कर देती हैं। न्यूरोटिसिज्म में नकारात्मक विचारों को बदलते मूड, चिंता, डर, अपराध, क्रोध आदि से ग्रस्त व्यक्ति के रूप में देखा जा सकता है। और ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो प्रायः इस डायमेंशन में अधिक अंक, उच्च स्कोर ही प्राप्त करते हैं और अवसाद का शिकार देखे गए, मतलब डिप्रेशन के शिकार देखे गए हैं, थके हुए देखे जा सकते हैं और प्रायः अलग अलग चीज़ों के बारे में ओवर थिंकिंग करते रहना, जल्दी परेशान हो जाना। वे जीवन के हर नेगेटिव साइड को देखते हैं, नेगेटिव एस्पेक्ट को देखते हैं और परिस्थितियों से निपटने में बड़ा उनको मुश्किल होती है। इसके विपरीत जो न्यूरोटिसिज्म में कम अंक प्राप्त करते हैं वे व्यक्ति भावनात्मक रूप से, मतलब इमोशनली स्टेबल होते हैं। वो प्रायः छोटी छोटी बातों के दबाव में आकर इमोशनली अपने बैलेंस को नहीं खोते हैं और शायद ही कभी वे उदास दिखें। मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति से भी वे निपट लेते हैं और बहुत ही निश्चिंत और शांत देखे जा सकते हैं। इसका अर्थ ये है कि ऐसे व्यक्ति जो मनोविक्षुब्धता में कम अंक प्राप्त करते हैं वे आसानी से परेशान नहीं होते और भावनात्मक रूप से भी कम रिस्पॉन्सिव होते, कम प्रतिक्रियाशील होते हैं और शांत देखे जा सकते हैं, स्टेबल देखे जा सकते हैं और जो सकारात्मक भावनाएं हैं उनमें कॉन्स्टेंटली देखी जा सकती हैं। आज हमने व्यक्तित्व के 5 बड़े कारकों के विषय में चर्चा की। आगे भी हम मनोविज्ञान से जुड़े हुए अनेक विषयों के बारे में चर्चा करते रहेंगे। धन्यवाद।